अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी न्यूज़ की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं सिंपल आपको एक छोटा सा आसान सा तरीका सिखाता हूँ, जिसमें आप घर बैठे हुए आराम से कंप्यूटर के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए ये पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैंक कितना लोन दे रहा है, कितना लोन नहीं दे रहा। अगर आप स्वीडन में मेजॉरिटी रहने वालों की तरह पढ़े लिखे हैं तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्वीडन में नए हैं, जिनको अभी बैंकों के ज़रिए लोन का पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप बेशक इस वीडियो को बंद कर दें। जिन बैंकों के मुतालिक मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो मेजॉरिटी 3 बड़े बैंक हैं स्वीडन में। उनके मुतालिक जो मेरी नज़र में अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे बैंक हैं, कोई बैंक बुरा नहीं है, लेकिन जो मेरी नज़र में अच्छे बैंक हैं, मैं उनके मुतालिक बात करना चाह रहा हूँ। उनमें से पहले एसईबी बैंक है, नॉर्डिया बैंक है और स्वेड बैंक है। ये 3 बैंक ऐसे बैंक हैं जो कि मेरी नज़र में स्वीडन के अंदर अच्छे हैं। लोन देने के हवाले से इनकी शराइत इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है। अगर आपका हर चीज़ पूरी है तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते। सबसे पहली चीज़ जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि लोन लेने के लिए आपको इनमें से किसी बैंक में अकाउंट होना शुरू में ज़रूरी नहीं है, जब तक आप मकान खरीद ना लें। इसलिए अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे लोन फिर भी जाकर ले सकते हैं, कोई इसकी चीज़ का इश्यू नहीं है। हाँ, ये बैंक जब आपको लोन मिल जाएगा तो आप उससे कहेंगे कि वो आप उनके बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लें। बेसिकली जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप ऑनलाइन तरीके से बैंक की वेबसाइट्स पे जाके अपने लोन की कैलकुलेशन करें कि आपने घर खरीदना है, आपको कितना कर्जा चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और आप अपनी जेब से कितने पैसे डाल रहे हैं मकान खरीदने के लिए, और आपकी सैलरी कितनी है, आपके घर के फ़र्क कितने हैं। ये सारी चीज़ें हम इस बैंक की वेबसाइट पे डालेंगे और बैंक 2 जमा 2 4 करके हमें फ़ौरन बता देगा कि हमें ये कर्जा घर खरीदने के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बहुत आसान तरीका है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों को पता है उनको ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो देखें, वो बेशक वीडियो को छोड़ दें। नॉर्मल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो नए आने वाले के लिए, या जो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में, वो मुमकिन है कोई नया एक पॉइंट इसमें से सीख लें। गूगल की सर्च में जाएँ, सिंपल वहाँ पे लिखें बुल लोन कैलकुल, या आप इसको सिंपली इंग्लिश में भी लिख दें मॉर्टगेज कैलकुलेटर। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में तीनों बैंकों की वेबसाइट्स, जहाँ पे आपका कर्जा लेने के लिए आप अपनी कैलकुलेशन करके मालूम कर सकते हैं कि कितना कितना कर्जा ले रहे हैं, वो मैं तीनों अपनी वीडियो के नीचे अगर आप देखें तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहीं से सिंपल क्लिक करके आप उन बैंकों की वेबसाइट पे जाके आप लोन के लिए चेक कर सकते हैं। उसमें जो सबसे बेसिक, सबसे पहले जिस चीज़ में मैं जा रहा हूँ वो एसईबी बैंक में जा रहा हूँ। एसईबी बैंक में ये इनकी मेरे पास स्वीडिश में खुलती है, तो मैं इसको सिंपली तौर पर यहाँ पे राइट साइड पे जाके क्लिक करके इसको मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, ताकि मुझे समझने में आसानी रहे। मेरी स्वीडिश अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये अब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई ये वेबसाइट। मेरा अकाउंट भी इसी बैंक के अंदर है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज इस बैंक की। इसमें ये आपको बता रहा है कि मॉर्टगेज कैलकुलेशन, हाउ मच कैन आई बोरो, मैं कितना कर्जा बैंक से ले सकता हूँ। ये कैलकुलेशन करके इस वेबसाइट्स में बता रहा है। मैं शॉर्ट शॉर्ट करूंगा क्योंकि मैं वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो इसलिए शॉर्ट तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो चीज़ दिखा रहा है वो सबसे पहले आप इस एरिया में जाएं, विला, कंडोमिनियो, हॉलीडे होम्स। अगर आपको एक विला, या जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में बंगला कहते हैं, वो खरीदना है स्वीडन के अंदर, तो आप इसको क्लिक करें। अपार्टमेंट खरीदना है तो इसको क्लिक करें। हॉलीडे होम्स खरीदना है तो इसको क्लिक करें। पाकिस्तानियों की नज़र में इसको छोड़ दें। इन दोनों में से आप, अगर आपके पास मिलियन के हिसाब से पैसा है तो आप विला ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो ये भी है। दोनों सूरतों में आप लोन ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी चीज़ें पूरी हों। नेक्स्ट वो पूछ रहा हो आप कितने, उम्र आपकी कितनी है। मैं फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ रफली, कि आपको पता लग जाए। क्या मैं इस पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 40 साल उम्र है
मेरी आमदनी कितनी है। ये सॉरी, ये पूछ रहे कि आपने अपार्टमेंट लेना है, मैंने अपार्टमेंट पे क्लिक नहीं किया था, ये अपार्टमेंट पे क्लिक किया, 40 साल उम्र लिख दी। हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमा रहे हैं, मसलन मैं इसको कहता हूँ जी मैं 30,000 कमा रहा हूँ। आपके पास कुछ स्टूडेंट लोन है? नहीं है। को एप्लीकेंट है आपके साथ? को एप्लीकेंट मीन आपकी वाइफ आपके साथ अप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है? मैं कहता हूँ वो मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं है। हाउ मैनी विल लिव इन द न्यू होम, मैं अकेला ही रहूंगा उस घर में, क्योंकि मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, इसलिए एक मैंने लिख दिया। हाउ मच कैन यू इमेजिन पेइंग फीस टू द एसोसिएशन, जिस तरह मैंने पिछली फीस में पिछली वीडियो में ये बात आपसे बताई थी कि अगर आप अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इस अपार्टमेंट की, इस पूरी बिल्डिंग की कुछ मेंटेनेंस चार्जेस, कुछ रनिंग कास्ट होती है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर लिफ्ट है, उसकी बिजली खर्चा, लिफ्ट की मेंटेनेंस, बिल्डिंग की मेंटेनेंस, अगर गार्डन है तो उसका खर्चा, ये सारे खर्चात वो आपसे मंथली की सूरत में लेते हैं। वो खर्चात मुख्तलिफ हो सकते हैं, अपार्टमेंट कितना बड़ा है, उसके अंदर फैसिलिटीज कितनी है, उसके हिसाब से वो अप एंड डाउन उसमें चीज़ें चलती हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्मली 3,000, 4,000, 5,000 ये मंथली खर्चात होते हैं जो आपको एसोसिएशन को, जो बिल्डिंग एसोसिएशन है उसको पे करने होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4,000, कि 4,000 मेरा एक्सपेक्टेड जो मैं अपार्टमेंट लूंगा उसमें 4,000 ये फीस होगी। बाद में 4.5 भी हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन आप सिर्फ चूंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको आइडिया दे रहा हूँ इस चीज में जाके। हाउ मच, आप खुद कितने पैसे डालेंगे एक मकान खरीदने में। अब आपके पास कितनी कैश है, आप ये ज़हन में रखें कि जिस भी अमाउंट का आप मकान लेंगे उसका कम से कम 15% आपको खुद देना होगा, कम से कम 15%। तो अगर आपके जेन में एक अपार्टमेंट लेना है कि आप कहते हैं जी मैंने 10 लाख का एक अपार्टमेंट लेना है, तो उसमें से फिर 1.5 लाख तो आपने देना है। अगर आपने 20 लाख का अपार्टमेंट लेना है तो उसमें से 3 लाख आपने देना है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी मैंने 20 लाख का अपार्टमेंट लेना है, मैं 3 लाख कम से कम इसमें लिख देता हूँ। डू यू हैव एनी क्रेडिट कार्ड? यस। अब वो पूछ रहा है कि इसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। ये उस इसलिए वो पूछता है क्रेडिट कार्ड की लिमिट चेक करने के लिए कि वो देखना चाहता है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड लिमिट 50,000 है, 60,000 है, 20,000 है, तो आप उसको भी यूज कर लेंगे बाद में, तो उसकी भी आपने किस्त वापस करनी होगी, तो बैंक की भी किस्त वापस करनी होगी, तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा उसमें। तो ये चीज उस चेक करना उनके लिए जरूरी होता है। मसलन मैं लिखता तो मेरे क्रेडिट कार्ड की अमाउंट लिमिट है 30,000। जब मैंने 30,000 लिखा है, बैंक वालों को ऑलरेडी पता है, लेकिन जब वो मुझे कर्जा देंगे तो आप ये समझ लें कि 30,000 कर्जा आपका लेस होगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप 0 0 लिख दें, तो समझ लें आपको 30,000 फालतू एक्स्ट्रा कर्जा मिल सकता है। आपके पास कोई और लोन वगैरह है? मेरे पास कोई और लोन नहीं है, खत्म। जो ना रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो गई। उन्होंने मुझे बता दिया कि ये मुझे 15,95,000 क्राउन का लोन दे सकते हैं। 15,95,000। सिंपली अगर मेरी तनख्वाह 30,000 है, ये 30,000 तनख्वाह जो मैंने लिखी है ये टैक्स देने से पहले है। टैक्स देने के पास मेरे पास 20,000 बचते हैं स्वीडन के अंदर। मैं रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ इसको। 20,000 बचते हैं, 30,000 टोटल है टैक्स देने से पहले मैंने जो तनख्वाह है वो लिखी हुई है। अब ये एक चीज होगी, उसने मुझे बता दिया कि 15,95,000। मैं अगर कहता हूँ मैं विला खरीदने जा रहा हूँ, सिंपली इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। वो मुझे कहेगा अगर आपने विला लेना है तभी आपको मैक्सिमम अमाउंट हम यही दे सकते हैं। 3 लाख मैंने डालने हैं। टोटल जो विला मैं लूंगा उसकी कास्ट इस कास्ट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 18,95,000 ये मुझे बता रहे हैं। ये कह रहा है कि इसको मैं बाद में समझाता हूँ आपको, मैं नीचे इधर से समझाता हूँ। मंथली जो आपकी किस्त बनेगी वो ये वाली बनेगी, 4,506। उसमें से जो अमाउंट आपकी डिडक्ट होगी कर्जे में से वो ये वाली होगी। जो आपने इंटरेस्ट पे करना है वो ये वाला पे करना है हर महीने आपने इंटरेस्ट। अब यहाँ पे स्वीडिश गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट, जब आप लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट देते हैं, तो स्वीडिश गवर्नमेंट उस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा आपको रिफंड करती है, गवर्नमेंट आपको देती है।
तो ये जो अमाउंट है 4,506 आपने किस्त दी है, ये आप किस्त मंथली देंगे। साल के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसमें से 3,952 क्राउन आपके रख के जो बाकी पैसे हैं वो आपको रिफंड कर देगी टैक्स के बाद में। आपको आप ये समझ लें कि ये किस्त है, जब साल बाद आपको टैक्स रिफंड आएंगे तो आपकी किस्त एवरेज ये वाली बन जाएगी। ये तकरीबन 550 क्राउन का फर्क बन जाता है। तो ये स्वीडन में ये चीज फायदा है कि आपको इस इंटरेस्ट में से 550 क्राउन साल के बाद वापस आ जाएंगे, इकट्ठे आएंगे अप्रैल के महीने में ऑलमोस्ट। अब इसमें मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं वापस इसको अपार्टमेंट पे ले आता हूँ। अब जब मैंने कहा जी हम सिंगल रह रहे हैं, मैं कहता हूँ जी मैं फैमिली वाला हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा एक बेटा या बेटी है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड को एप्लीकेंट्स। मैं उसकी उम्र लिख देता हूँ, वाइफ की फॉर एग्जांपल लिख दे जी 35 ईयर। अब मैं कहता हूँ जी वाइफ मेरी काम नहीं कर रही, जीरो इनकम है उसकी, उसने लोन भी कोई नहीं लिया हुआ। अब घर में दो बंदे हो गए हम, चूंकि मैं और वाइफ हूँ। अब वो कहता है बच्चे कितने हैं, 18 साल से कम उम्र। मैं कहता हूँ जी एक बच्चा है। वो पूछ रहा है कि घर की वही वापस आ गए। अब ये मुझे कह रहा है जी कि हम आपको लोन नहीं दे सकते, आमदनी मेरी उतनी है। चूंकि मेरे खर्चात में अब एक बीवी का और एक बच्चे का इजाफा हो गया है, तो बैंक की नज़र में मेरी जो आमदनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इनके खर्चात करके पैसे बचा के बैंक को लोन वापस कर सकूं। इसलिए उन्होंने मुझे लोन देने से सॉरी कर दिया है सीधा। उनके ख्याल में मुझे लोन नहीं मिल सकता। अब फॉर एग्जांपल इसका एक और ऑप्शन है, मैं कहता हूँ जी मेरी मिसेस काम कर रही है, उसकी तनख्वाह जो मंथली है वो 15,000 है, मैंने लिख दी। बैंक ने मुझे कहा जी सीधा कि हम आपको 17 लाख का लोन दे सकते हैं, क्योंकि हम दो आदमी घर में काम कर रहे हैं, इसलिए वो हमें 17 लाख का लोन दे सकते हैं। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप स्वीडन में आए, अगर आपकी फैमिली बाद में आने वाली है तो फैमिली के आने से पहले आप अपार्टमेंट खरीद लें, आपको बहुत इजी रहेगा। फैमिली आ गई तो फिर अपार्टमेंट खरीदना, ये जिस तरह मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताइए, जमा तफरी करके आपको बता दिया है कि ये इतना आसान है इतना मुश्किल है, ये आपको नजर आ जाएगा। इसमें बैंक आपको बता रहा है कि आपका इंटरेस्ट रेट ये वाला चल रहा है 1.39 आपको इंटरेस्ट लगा है। ये 3 मंथ्स का फिक्स है, हर 3 महीने बाद ये अप एंड डाउन हो सकता है। 1.39 के इंटरेस्ट रेट से ये सारी चीजें आपको, ये लोन वगैरह आर्टिज आपको मिल रही है। ये जो तरीकाकार है ये SEB बैंक का है। सेम तरीकाकार नॉर्डिया बैंक का है। वो भी कहते हैं कि आपने विला लेना है, अपार्टमेंट लेना है, कौन सा लेना है, जमा तफरी करनी है, सारा कुछ हर यहाँ पे सारी चीज़ आपने फिल करनी है टोटल। ये भी इन दी एंड आपको बता देंगे कि आपको कितना मिल सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी स्वेट बैंक। सेम चीज़ है, विला अपार्टमेंट हॉलीडे होम्स, हर चीज़ वो आपसे मांग रहे हैं, शादीशुदा नहीं हो, क्या हो क्या नहीं हो, कितने पैसे एडवांस दे सकते हो। सेम ऑलमोस्ट चीजें वही है, सेम है जो मैंने आपको SEB बैंक करके करके बता दी है। इससे आपको घर बैठे खुद अंदाजा हो जाएगा, बगैर बैंक में जाए, बगैर टेलीफोन किए। अगर बैंक आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोलता है कि 17 लाख आपको लोन दे रहा है, इसका मतलब है 80% आपका लोन अप्रूव हो चुका है। अब बैंक आप जब आप उनको फोन करेंगे, या आप इसी तरीके से आप नीचे जाके इधर ही अप्लाई कर सकते हैं आप डायरेक्ट इनसे, तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं कि ये जो आदमी स्वीडन में रह रहा है, इसके पास बैंक अकाउंट है, इसके नाम बिजली बिल है, वो सारे हिस्ट्री चेक करेंगे कि कहीं पे आप नादंदा तो नहीं है, आपने बिल लेट तो पे नहीं किए हुए, आपने मकान की किराया ठीक टाइम पे तो नहीं, लेट तो नहीं किए हुए। आप यहाँ पे जो डिपार्टमेंट जिसको क्रोनो फुकदन कहते हैं कि जो आप, अगर आप इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करके कुछ पेमेंट नहीं करते हैं तो वो उनके पास जाता है केस, उनके पास चलेंगे तो आप समझ लें 3 साल के लिए आप ब्लॉक है। तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक होनी चाहिए, आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए।
ये चीज़ें अगर ठीक है, आपकी सैलरी स्लिप पे पूरी है, आपकी आमदनी जो आपने लिखी है वो सब ठीक है, तो समझ लें लोन का मिलना इतना बड़ा इशू नहीं है। आप लोन मंजूर करवा के उनसे लेटर ले लें जो ईमेल उनकी होती है, उसके बाद आप मकान देखना शुरू करें। आप ये ना करें कि जाके मकान देख लें, एडवांस भी दे दें और फिर कहें जी अब मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कतई नहीं। पहले लोन अप्रूव करवाएं, उसके बाद आपके पास 6 महीने का टाइम होगा, आप सुकून से मकान देखें। और दूसरी बात, आज आपने लोन मंजूर करवा लिया, आपने 5 महीने के बाद जाके मकान खरीद लिया, तो बैंक सारे कागज आपसे दोबारा मांगेगा। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक करेगा, आपकी सैलरी स्लिप भी मांगेगा, आपकी बेगम की सैलरी स्लिप भी मांगेगा, हर चीज चेक करेगा। इसलिए आपने सोच समझ के सारे काम करने हैं।